तो कहानी की शुरू में हम एक प्रोस्टिट्यूट को देखते हैं जो एक आदमी के साथ उसके घर जाती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वो वापस नहीं आती। इसके बाद हम एक चोई नाम के आदमी को देखते हैं जो उस प्रोस्टिट्यूट को ढूंढ रहा था। असल में चोई एक प्रोस्टिट्यूट डीलर है और पिछले कई दिनों से उसकी लड़कियां गायब हो रही थीं। इसी वजह से वो बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उसकी लड़कियां काम से बचने के लिए भाग गई हैं। असल में चोई पहले एक पुलिस वाला था, लेकिन उसके इस धंधे की वजह से उसे कुछ टाइम के लिए काम से निकाल दिया गया है। खैर, आज भी वो अपनी एक लड़की को अपने क्लाइंट के पास भेजता है, जहां पर उस आदमी का दोस्त पहले से ही कैमरा लेकर वीडियो बनाने के लिए बैठा था। उसे देखकर लड़की वहां से जाने लगी, लेकिन तभी वो आदमी उसके साथ मारपीट करने लगा। जब चोई को ये पता चला तो वो तुरंत वहां आ गया और तब उसने उस आदमी को पीट पाट कर उसका इलाज कर दिया। इसके बाद वो लड़की उससे कहती है कि आज के बाद वो यह काम नहीं करेगी, क्योंकि कई सारी लड़कियां गायब हो रही थीं। चोई उससे कहता है कि वो सब पैसे लेकर भाग गई है, जिस पर यह लड़की कहती है कि वो भाग नहीं सकती है, तुम्हें पुलिस को खबर करनी चाहिए। इन दोनों की इसी बात पर बहस होती रहती है और वो लड़की कार से उतरकर चली जाती है। इसके बाद वो एक मीजन नाम की लड़की को फोन करके काम पर बुलाता है, लेकिन मीजन उसे बताती है कि आज उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो कुछ दिनों तक काम पर नहीं आ पाएगी। लेकिन चोई उसे जबरदस्ती काम पर आने के लिए कहता है। मीजन अपनी एक 7 साल की बेटी के साथ रहती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, मम्मी जल्दी वापस आ जाएगी, तुम अपना ध्यान रखना। इधर चोई को अपनी एक गायब हुई लड़की का फोन मिलता है, जिससे उसे एक नंबर मिलता है। वो अपने रिकॉर्ड में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कई लड़कियां उस आदमी के पास जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आई। अब वो समझ जाता है कि यह आदमी ही उसकी लड़कियों को बेच रहा है। मीजन भी आज उसी आदमी के पास गई होती है। तब वो तुरंत मीजन को फोन करके कहता है कि तुम जैसे ही उस आदमी के घर पहुंचना, मुझे उसके घर का एड्रेस मैसेज कर देना। इसके बाद वो अपने ली नाम के एक दोस्त को फोन करके मदद मांगता है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है जिसके साथ चोई काम किया करता था, लेकिन वो अभी एक पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी में लगा हुआ था। तभी उस पॉलिटिशियन के मुंह पर किसी ने गोबर फेंक दिया। ली उस आदमी को पकड़ने में बिजी हो गया। इधर मीजन इस आदमी के साथ उसके घर पहुंचती है। उसके पास बहुत सारी चाबियां थीं और वो अपनी ही घर की चाबी को ढूंढ नहीं पा रहा था, जिससे हमें यह तो समझ आ जाता है कि यह घर भी उसका नहीं है। मीजन को घर बहुत ही अजीब लगता है। उसे बाहर आंगन में जमीन खुदी हुई मिलती है, जिसके पास फावड़ा भी रखा था। अंदर पहुंचकर वो बहाने से वॉशरूम में जाकर चोई को उसका एड्रेस मैसेज करने लगती है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो नेटवर्क के लिए खिड़की खोलती है, लेकिन वो खिड़की ईंटों से बंद थी। तभी उसे बाथ टब में किसी लड़की के बाल और मांस के टुकड़े दिखते हैं, जिससे वो और भी घबरा जाती है। वो जाकर उस आदमी से बहाना बनाती है कि वो अपना कुछ सामान गाड़ी में भूल आई है, लेकिन तब तक उस आदमी ने गेट को ताला लगाकर बंद कर दिया था। इधर चोई उस इलाके में मीजन के मैसेज का इंतजार कर रहा था, इसीलिए वो खुद उसे फोन लगाता है, लेकिन अब उसका फोन बंद आने लगता है, क्योंकि अब उस आदमी ने मीजन को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध कर रखा हुआ था। वो अपना औजार से भरा हुआ बैग लाता है और उसे मारने की तैयारी करने लगा। मीजन उससे रहम की भीख मांगती है कि वो उसे ना मारे, घर पर उसकी छोटी सी बेटी उसका इंतजार कर रही होगी। लेकिन उस किलर को जरा सी भी दया नहीं आती। वो बड़ी ही बेरहमी से मीजन के सर पर हथौड़े से मारता है। तभी उसके घर की बेल बजती है। गेट पर 2 बुजुर्ग पति पत्नी उस घर के मालिक से मिलने आए थे। ये किलर उनसे कहता है कि यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता। तभी उन दोनों को मालिक का पालतू कुत्ता दिखता है, जिसे वो पहचान लेते हैं। अब यह देखकर इस किलर को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों जाने ही लगते हैं कि तभी ये कहता है कि असल में इस घर के मालिक बाहर गए हुए हैं, आप अंदर आकर उनका इंतजार कर सकते हो। इसके बाद वो अंदर ले जाकर इन दोनों को भी मार देता है और उनकी कार को ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगता है कि तभी एक मोड़ पर उसकी कार चोई की कार से टकरा जाती है। चोई लफड़े से बचने के लिए उससे कहता है कि तुम अपना नंबर दे दो, ये सब इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा। किलर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए, कोई बात नहीं। तभी चोई उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ देखता है। उसे तुरंत ही उस पर शक हो जाता है। चोई कंफर्म करने के लिए उस नंबर पर फोन करता है जो उसकी लड़की के फोन से मिला था। तब चोई कहता है कि आखिरकार तू आज मुझे मिल ही गया। तभी वो किलर वहां से भागने लगा। इसके बाद चोई ने उसे पकड़कर बहुत पीटा। वो उसे घसीटकर अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन वहां पर बहुत जाम लगा हुआ था, इसीलिए पुलिस वहां आ गई और इन दोनों को ही पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। चोई पुलिस वालों को बताता रहा कि इसने मेरी लड़कियों को बेच दिया है, लेकिन पुलिस वाले उसके गुस्से की वजह से उल्टा उसी को सुनाने लगे। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा कुछ किया है क्या? तब उस किलर ने कहा कि मैंने उन्हें बेचा नहीं है, बस मार दिया है। पुलिस वालों को एक पल के लिए लगा कि ये शायद पागल है, इसलिए बकवास कर रहा है। इसके बाद चोई ने फोन करके ली को इसके बारे में बताया। तब उसे मांगू शहर में हुए 9 मर्डर के बारे में याद आया, जिसके किलर को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई थी। इसलिए वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वो किलर को अपने साथ ले गया। चोई जब पुलिस स्टेशन से जा रहा था तो उसे वो कार दिखी जो किलर चला रहा था।
वो इस कार की तलाशी लेने लगा जिसमें से उसे बहुत सारी चाबियां मिली। इधर किलर ली को बताता है कि मैंने उन लड़कियों को हथौड़ी और छेनी से मारा था। वो यह भी कहता है कि मीजन अभी जिंदा हो सकती है, मैं उसे पूरी तरह से नहीं मार पाया था। इधर चोई अपने खास आदमी को बुलाकर उसे वो चाबियां देता है और उस इलाके के हर घर को चेक करने के लिए कहता है, खासकर वैसा घर जिसके बेसमेंट में सिग्नल ना आता हो। इधर पुलिस स्टेशन में ली उस किलर से उसके कारनामों की डिटेल ले रहा था और वो भी बड़े आराम से उसे बता रहा था कि वो लड़कियों को कैसे मारता है। वो बताता है कि मैं लड़कियों की नस काटकर उन्हें लटका देता हूँ ताकि रात भर उनका सारा खून बह जाए, जिसे मैं उन्हें बिना किसी छिछालेदर के काट पाता हूँ। ली बातों ही बातों में उससे पूछता है कि तुमने उन्हें मारकर कहाँ दफनाया है। तब वो ये उसे नहीं बताता और बात घुमाने लगता है जैसे कि उसकी याददाश्त काम ना कर रही हो। तभी ली चोई को मीजन के घर जाकर उसका डीएनए सैंपल लाने के लिए कहता है ताकि किलर की शर्ट पर लगे खून से मैच किया जा सके। पर चोई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसने किसी को मारा होगा, तुम इसकी बातों पर क्यों यकीन कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ इसने मेरी लड़कियों को बेच दिया है। लेकिन फिर भी वो मीजन के घर जाता है और जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है क्योंकि उसे लगता है कि घर में कोई नहीं होगा। लेकिन मीजन की बेटी पुलिस को फोन कर रही होती है कि कोई उसके घर में जबरदस्ती घुस रहा है। फिर वो मीजन के कपड़ों से उसका बाल उठा लेते हैं। उसकी बेटी पूछती है कि तुम किसी का बाल क्यों उठा रहे हो। वो एक के बाद एक सवाल पूछती रहती है। चोई सोचता है कि यह बच्ची कितनी चालाक और मासूम है, अगर इसकी माँ नहीं मिली तो इस बेचारी का क्या होगा। इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाकर खाना खिलाता है। खाते वक्त वो कहती है कि तुम मेरी माँ के बाल से उनका डीएनए टेस्ट करोगे ना, क्या उन्हें कुछ हो गया है। तब चोई बात घुमाकर उसे चुप कर देता है। इसके बाद उसे किलर की बहन के बारे में पता चलता है। वो उनके घर जाकर उनसे पूछताछ करता है। उसकी बहन बताती है कि मैंने कई सालों से उसे नहीं देखा और अब हमारा उससे कोई रिश्ता भी नहीं है। तभी चोई उनके बच्चे को देखता है जो कि बहुत छोटा था और उसका पूरा सर फटा हुआ था। उसकी माँ ने बताया कि यह सब उसके भाई ने किया है। एक दिन वो लोग बाहर गए हुए थे, तब उसके भाई ने उनके बेटे का छेनी और हथौड़े से सर फाड़ दिया। उसे ये सब करके मजा आता था। ये सुनकर चोई को अब लगने लगा कि उसने उसकी सभी लड़कियों को सच में तो नहीं मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि मीजन अभी भी जिंदा है। भले ही उसका बहुत सारा खून बह गया था, लेकिन वो अभी मरी नहीं थी। इधर चोई इस बच्ची से पूछता है कि तुम्हारा कोई जान पहचान वाला या कोई रिश्तेदार है जिसके पास तुम जा सकती हो। लेकिन उस बच्ची को किसी के बारे में नहीं पता था। इसके बाद चोई बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट डीलर के पास जाकर उस आदमी की डिटेल्स लेता है, जिससे उसे पता चला कि उसके साथ जाने वाली लड़कियां कभी वापस नहीं आईं। मीजन की बेटी भले ही छोटी थी, पर वो बहुत समझदार थी। वो चोई की बातें सुन लेती है, जिससे उसे लगने लगा कि उसकी माँ मर चुकी है। इसलिए वो जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद चोई के उस खास आदमी ने उस इलाके में एक ऐसा घर ढूंढा जिसमें उन चाबियों में से एक चाबी लग गई। लेकिन जब चोई उसके बेसमेंट में गया तो वहां पर फोन में नेटवर्क आ रहा था, जिससे उसे यकीन हो गया कि यह वो घर नहीं है। तभी वहां एक आदमी आया जो उन्हें देखकर भागने लगा। चोई ने उसे पकड़कर मीजन के बारे में पूछा। मार खाने के बाद उस आदमी ने बताया कि वो आदमी मेरे साथ कुछ दिनों तक रहा था, फिर उसने अपना कोई नया घर ढूंढ लिया, इसलिए वो चला गया था। तब से मैंने उसे नहीं देखा। तभी वो देखता है कि वहां की दीवारों पर इंसानों के अंगों की तस्वीर बनी हुई थी जो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उस आदमी ने बताया कि यह सब उसी ने बनाई थी, इसलिए मैंने इसे कवर करके रखा है। चोई को पहले ये परेशानी कम परेशान कर रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह उसके लिए सर दर्द बनता जा रहा था। फिर वो बाहर आकर देखता है कि वो बच्ची कार में नहीं बैठी है। असल में उसने किसी औरत को देखा था। उसे लगा कि वो उसकी माँ है, इसलिए वो उसके पीछे चली गई थी। चोई जब उस इलाके में ढूंढता है तो वो उसे एक सड़क पर बेहोश हालत में पड़ी हुई मिली। वो तुरंत ही उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर चोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर पुलिस वालों को पूरा यकीन था कि यही किलर है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी चोई पुलिस स्टेशन में आकर उस किलर को बहुत बुरी तरह से पीटता है और मीजन के बारे में पूछता है। वहां ली जब उसे देखता है तो इस बार वो भी उसे नहीं रोकता। बहुत मार खाने के बाद वो चोई को मीजन कहां पर है बता देता है। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स उस जगह पर जाकर लाशों को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। चोई को पूरा यकीन था कि उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। उस किलर ने उन्हें पागल बना दिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी कमिश्नर ने ली को उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसने उस किलर को बहुत बुरी तरह से पीट दिया था और प्रोसिक्यूटर को ये सही नहीं लगा कि वो किसी आदमी को बिना सबूत के ही पकड़ के पीट रहे हैं। इसलिए अब ना चाहते हुए पुलिस वालों को उसे छोड़ना होगा। इसके बाद पुलिस वाले चोई को पकड़कर कमिश्नर के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही वो अपने ही साथियों को पीट कर भाग जाता है। इधर उस किलर को भी पुलिस वालों ने छोड़ दिया था,
क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन फिर भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रही थी ताकि वो उसके ठिकाने का पता लगा सके। इधर हम मीजन को देखते हैं जिसे होश आ गया था। वो वहीं पर पड़ी हुई एक टूटी टाइल से काफी देर से अपने हाथों की रस्सी काट रही थी और काफी देर की मेहनत के बाद उसने अपने हाथों को खोल लिया। इसके बाद वो उस घर से बाहर निकली। तभी वो उस कुत्ते को देखती हैं जो वहां पर मिट्टी खोद रहा था, जिसमें से किसी इंसान का हाथ बाहर आ रहा था। वो तुरंत उस घर से निकलकर पास ही की एक दुकान में जाती है, जहां से वो चोई को फोन करती है। लेकिन वो इतना परेशान था कि उसने फोन पर ध्यान ही नहीं दिया। फोन लगाते लगाते मीजन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर वो किलर भी उसी दुकान में आ जाता है क्योंकि उसे सिगरेट खरीदनी थी। वहां दुकान की मालकिन उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इस इलाके में एक साइको घूम रहा है जो अपने घर में लड़कियों को मारता है। ये सुनकर वो वहां से जाने लगता है कि तभी वो औरत उसे बताती है कि उनमें से एक लड़की यहीं पर छुपी हुई है, इसलिए जब तक पुलिस ना आ जाए तुम यहीं पर हमारी मदद के लिए रुक जाओ। ये सुनकर वो इस औरत से उनकी सेफ्टी के लिए एक हथौड़ा मांगता है। औरत भी उसे एक हथौड़ा लाकर दे देती है और वो उसी से ही उस औरत को सबसे पहले मारता है। फिर अंदर जाकर उसने मीजन को होश में लाकर उससे पूछा कि तू घर से बाहर कैसे निकली। मीजन उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे अब अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद वो उसे भी मार देता है और तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं गई। इधर चोई भी उस इलाके में आकर एक बार फिर मीजन को ढूंढने लगा। उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसीलिए वो ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकता था, इसीलिए वो बस सड़कों पर इधर उधर भाग रहा था। तभी वहां पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। चोई जाकर देखता है तो वहां एक दुकान से मीजन की डेड बॉडी मिल जाती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। चोई को जब उसकी मौत का पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने ही फोर्स करके उसे काम पर बुलाया था। उस साइको किलर ने कितनी ही मासूम जिंदगियों को तबाह कर दिया और एक मासूम बच्ची के सर से उसकी माँ का साया छीन लिया। इतनी सारी हत्याओं की खबर सुनकर उस इलाके में दहशत फैल गई। लोग सड़कों पर उतरकर पुलिस और प्रशासन से जवाब मांगने लगे। इधर शाम को जब चोई क्राइम सीन पर जाता है तो उसे पता चलता है कि मीजन ने मरने से पहले उसे फोन किया था। अगर वो उस वक्त फोन उठा लेता तो शायद आज वो जिंदा होती। ये सब जानकर उसे अपने आप से नफरत होने लगती है। इधर ये किलर बाकी की डेड बॉडीज को दफना रहा था। इसके बाद उसने उस कुत्ते को भी मार दिया और वहां के सारे सबूत मिटाने के बाद वो अपने नए ठिकाने पर जाने के लिए तैयार होने लगा। तभी चोई भी छानबीन करता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है। उसे पक्का यकीन नहीं था कि यही वो घर होगा, लेकिन फिर भी वो सीधे सीधे बेल बजाकर गेट से अंदर नहीं गया, बल्कि उन चाबियों को लगा लगा कर चेक करने लगा, जिसमें से एक चाबी गेट में लग गई। और जब वो अंदर गया तो वो किलर वहां से जाने की तैयारी में था, लेकिन चोई उसे बालों से पकड़कर घसीट कर दोबारा अंदर लेकर गया और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगा। तभी वो देखता है कि उसने मीजन के बॉडी पार्ट्स काटकर वहां रखे एक्वेरियम में सजा के रखे थे। तभी मौका देखकर किलर ने चोई पर हमला कर दिया, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन फिर भी चोई ने उसी के हथौड़े से उसको मार मार के उसकी हालत खराब कर दी। वो तो उसे जान से ही मारने वाला था कि तभी वहां पर बाकी के पुलिस वाले आ गए। ली उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन चोई की आंखों के सामने बेचारी मीजन और उसकी मासूम बेटी का चेहरा आ जाता है। इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनता और उसे मारने वाला था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने उस साइको को गिरफ्तार कर लिया और उसी घर के आंगन से बाकी की डेड बॉडीज भी बरामद कर ली गई। इसके बाद चोई ने मीजन की बेटी को उसके पिता की तरह पालने का फैसला किया, जिसके साथ यह बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी खत्म हो गई। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।